मेरे ससुर ने अपनी मर्दाना ताकत को अभी तक फिट रखा हुआ था। इसका अंदाज़ा मुझे उस रात हुआ जब मैं सास के कमरे से गुजरी तो मुझे चीहों की आवाज़ सुनाई दी। मुझे देखने का शौक पैदा हुआ। आगे बढ़कर देखा तो खिड़की से साफ मंजर दिखाई दे रहा था। ओफ, मेरे तो पसीने ही छूट गए थे कि कोई इस उम्र में भी इतनी ताकत रखता है। मैं आधा घंटा पूरी तसल्ली के साथ सास ससुर का प्रोग्राम देखती रही। वहीं खड़े खड़े मेरी हालत गैर हो गई। जैसे ही मैंने अपने नीचे हाथ लगाया तो देखकर हैरान हो गई, क्योंकि मैं तो फुल गीली हो चुकी थी। मैं फटाफट से अपने कमरे में आते ही लेट गई और अगली रात सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बहाने से सास ससुर के कमरे में चुप कर करीब से नज़ारा देखूंगी। लेकिन करीब से नज़ारा देखने की नौबत ही ना आई, क्योंकि सास की जगह मेरा नाम कुलसूम है। मेरी अम्मी को इस दुनिया से गए हुए काफ़ी साल हो गए थे। मैं 5 भाइयों की इकलौती बहन थी और अभी तक मेरे किसी भाई की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी और मेरे सारे भाई मुझसे छोटे थे। मैं अपने माँ बाप की सबसे बड़ी और पहली औलाद थी। मेरे पापा ने हमेशा अपने काम को ही अहमियत दी थी। उन्होंने कभी मुझे अहमियत नहीं दी थी। मैं तो बस अपने घर में कामकाज करने में ही लगी रहती, क्योंकि सारे भाई काम पर जाते थे और मेरे सबसे छोटे 3 भाई वो घर में ही रहते थे। मुझे इतने सारे लोगों का खाना बनाना पड़ता था। उधर मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी और मेरे पापा को मेरी शादी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। और जब वह मुझसे 1 साल छोटे मेरे भाई की शादी करना चाहते थे तो मेरे पापा के सारे रिश्तेदार को कहते कि पहले बेटी पर ध्यान दो और इसकी शादी करो। तो मेरे पापा उनसे यही कहते कि मेरे पास बेटी की शादी करने के लिए जहेज़ नहीं। बहू को क्या है, बहू तो फ्री में भी आ जाएगी और अपने साथ जहेज़ भी लेकर आएगी। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। अब मेरी उम्र भी ज़्यादा हो गई थी। कुछ दिनों बाद मेरी भाभी आ गई और उसने मेरा इस घर में जीना मुश्किल कर दिया था, क्योंकि वो घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते थे। वैसे तो मैं घर के सारे काम पहले से ही करती आई थी, लेकिन अब भाभी आ गई थी तो इसका भी कुछ हक बनता था। लेकिन भाभी ने तो कुछ भी ना किया। वो तो सारा दिन बस आराम ही करती रहती। घर वालों को लगता था कि भाभी के आ जाने से मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिल गया है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और अपनी अम्मा को याद करके पास रोती रहती, क्योंकि जिस दिन से मेरी माँ की मौत हुई थी उस दिन से ही मेरे ऊपर इस घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। मुझे अपने भाइयों की भी बहुत फिक्र थी, लेकिन फिर मैंने अपने दिल को यह समझा लिया कि जब इस घर में किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं, तो मुझे भी किसी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मैं देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, बस मामूली सी शक्ल की लड़की थी और मेरी उम्र अब लगभग 30 साल हो चुकी थी। मेरी उम्र की जितनी भी लड़कियां थीं उन सब की शादी हो चुकी थी और उनके पास 2 या 3 बच्चे थे, और इधर मैं थी जिसकी शादी ही नहीं हो रही थी। एक दिन मेरे ताया हमारे घर आए और उन्होंने मेरे पापा को बहुत समझाया कि पहले बेटी की शादी करो, उसके बाद कुछ और काम करना। मेरे पापा बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन वो फिर भी अपना काम करते थे। उन्होंने कभी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया था। उन्हें सिर्फ पैसा कमाने से मतलब था, और वो पैसा भी सिर्फ अपने और अपने बेटों के लिए ही कमाते थे। जितना कमाते थे अपने और अपने बेटों की ख्वाहिश को पूरा करते थे। मुझसे तो किसी भी किस्म का कोई मतलब नहीं था। बस मैं इस घर में एक नौकरानी बनकर रह गई थी। मेरे ताया और दादा की जिद करने पर मेरे पापा मेरी शादी करने पर तैयार हो गए थे। रिश्ता भी ताया खुद लेकर आए थे। मैं इस बात से खुश थी कि चलो मेरी शादी होने वाली थी और इस घर से मेरी जान छूटने वाली थी। लेकिन मेरी हमेशा यही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी जहाँ पर भी हो, फैमिली मेम्बर कम हों। लेकिन जब मैंने लड़के को देखा और मुझे उसकी फैमिली के बारे में पता चला तो मेरा दिल टूट कर रह गया था। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी वो लड़का बहुत ज़्यादा काला था और उसकी फैमिली भी मेरी फैमिली की तरह बहुत बड़ी थी। उसके 4 भाई और 3 बहनें थीं। तीनों बहनों की शादी तो हो चुकी थी और सारे भाई अपनी अपनी बीवियों के साथ दूसरे शहर में रहते थे। इधर ये लड़का अपने घर में माँ बाप के साथ रहता था। बस इस लड़के की खूबी इतनी थी कि ये बहुत ज़्यादा कमाता था और इस घर का भी बहुत बड़ा था। सुना था कि सारे भाई अपने अपने हिस्से लेकर अलग हो गए हैं। यह लड़का बहुत ज़्यादा काला था, इस वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी। इसी वजह से मेरे ताया रिश्ता लेकर आए थे, क्योंकि उधर मेरी शादी करने का तो मेरे पापा का कोई इरादा नहीं था और मेरे रिश्ते भी नहीं आते थे, क्योंकि मेरी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी। इसलिए मेरे पापा ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। इस रिश्ते की हाँ करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि लड़के वालों को जहेज़ नहीं चाहिए था, क्योंकि उनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ था।
लड़के की माँ ने आकर मुझे सोने की अंगूठी पहना दी। मैं खुश थी कि चलो मेरी शादी तो होने जा रही है, और फिर एक ऐसे ख़ानदान में होने जा रही है जहाँ पर मेरा शौहर बहुत ज़्यादा अमीर है, शक्ल है जहाँ पर बदसूरत क्या होता है, इंसान की कमाई अच्छी होनी चाहिए। और फिर मुझे तो कोई ऐसा शौहर चाहिए था जो मेरी इज्जत करे और मुझे प्यार दे। इसी भरोसे के साथ मेरी शादी मेरे पापा ने उस लड़के के साथ कर दी। मेरा ससुराल हमारे घर से बहुत दूर था। मेरे भाइयों या मेरे पापा किसी ने भी लड़के के घर जाकर उसके घर को नहीं देखा था। वो लोग तो बस फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए मुझे रुखसत कर रहे थे, लेकिन मुझे अपने तय पर बहुत भरोसा था, क्योंकि वही मेरा यह रिश्ता लेकर आए थे। पर अफसोस इस बात पर कि मेरा ये भरोसा उनके लिए गलत साबित हुआ था। जब मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आई तो मैंने देखा मेरे शौहर का घर तो बहुत बड़ा था और मेरे शौहर का रंग भी बहुत काला था। पर फैमिली के जितने भी मेंबर थे वो अलग घर में नहीं रहते थे, बल्कि एक ही घर में रहते थे। शादी के कुछ दिनों बाद मुझे पता लगा कि वो लोग मेहमान हैं और शादी करने के बाद चले जाएंगे। लेकिन वो जितने भी लोग थे इस घर में रहते थे, उनमें से कोई भी अपने घर जाने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे शौहर के अलावा वो उनके 4 भाई थे और उनकी 4 बीवियाँ थीं। उनके बच्चे भी बहुत सारे थे। मेरे शौहर के साथ तो मेरे शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही मेरा शौहर काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया। उधर मेरा ख्याल मेरी सास रखती थी। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी। मेरी सास जेठानियाँ अपने कमरों में ही पड़ी रहती। उन्हें आराम और मेकअप करने से फुर्सत नहीं मिलती थी। मुझे सिर्फ 2-3 दिन ही आराम करने का मौका मिला होगा। उसके बाद से ही मैंने इस घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। वैसे तो यहाँ पर नौकर भी लगे हुए थे, वो सारे नौकर ईमानदारी से काम करते थे, लेकिन मुझे इतने बड़े घर में होते हुए इन नौकरों पर भरोसा नहीं था। इसलिए मेरी ड्यूटी होती कि मैं उन पर नज़र रखूं। मेरी सास मेरी जिम्मेदारी से बहुत खुश होती। इतने ज़्यादा लोग होते हुए भी इस घर में सन्नाटा था। हमेशा बहुत ज़्यादा खामोशी रहती थी। सारे लोग अपने अपने कमरों से बाहर नहीं निकलते थे। मेरा शौहर जब से शहर गया था मुझे अपने कमरे में अकेले सोना पड़ता था। मेरे शौहर की आदत बहुत अच्छी थी। शादी की पहली रात से ही उसने मेरे साथ अपना रवैया बहुत अच्छा रखा था। मुझे खुशी हुई थी कि चलो मेरा शौहर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका रंग बहुत ज़्यादा काला होने की वजह से उनको काफ़ी वक्त के बाद शादी के लिए लड़की मिली थी। जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए जाती और मैं अकेली होती तो रात बीत मुझे ऐसा लगता कि जैसे किसी की चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। मुझे लगता था जैसे इस घर में भूत है, क्योंकि मुझे किसी के पैरों के चलने की आवाज़ें भी आती थीं। सारा दिन तो इस घर में सब लोग कमरे के अंदर ही बंद रहते, फिर रात को कौन था जो इस घर में टहलता था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था और मैं अपने शौहर को याद करती रहती। अब हर दिन ऐसा होने लगा था, मुझे किसी के चलने की आवाज़ें आती। मैं डरते हुए अपने कमरे में ही बंद रहती। मैं सोचने लगी कि इस बारे में किसी से पूछूंगी ज़रूर कि आखिर रात के वक्त इस घर में ऐसा क्या होता है। मैंने अगले दिन जब अपनी सास से ये बात पूछी तो मेरे सवाल पर थोड़ा घबरा गई और उन्होंने बातों को घुमा फिरा दिया। यह घर तो बहुत बड़ा था, इस घर में रहते भी तो बहुत सारे लोग थे। हो सकता है कोई ना कोई रात के टाइम पर जाग जाता हो, या फिर किसी जेठानी का बच्चा रोता हो और मुझे लगता है कि कोई चिल्ला रहा है। शायद ये मेरा वहम हो। मैंने अपने दिल को समझा लिया था। वैसे भी मुझे तो कोई किसी का तरह नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, इसलिए मुझे खुद पर ध्यान देना था। मुझे इधर उधर दिमाग बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस घर की हमेशा की खामोशी से मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। कभी कभार मेरे शौहर से फ़ोन पर मेरी बात हो जाया करती थी। इसके अलावा मेरा कहीं आना जाना भी नहीं था। ससुराल का कोई रिश्तेदार भी नहीं आता जाता था। हर कोई अपने काम से काम रखता था। हर कोई अपने आप से मतलब रखता था। एक दिन रात को मैं फिर से सो रही थी और मुझे किसी के बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। आज मैं हिम्मत करके देखने के लिए उठ गई थी कि आखिर कौन है जो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, और कौन है जो इतनी रात को घर में टहलता फिरता है। मैंने देखा कि मेरे ससुर किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। मेरे ससुर अक्सर ऊंची आवाज़ में फ़ोन पर बात करते थे। उनकी आवाज़ सारे घर में गूंजती थी। छोटी छोटी सी बात पर गुस्सा करना, लड़ना झगड़ना, अपनी मनमानी करना और फ़ोन पर लंबी लंबी गपशप करना मेरे ससुर का यही काम था, क्योंकि वो कोई काम नहीं करते थे और घर में रहते थे। सुना था कि घर के सारे लोग मेरे ससुर से बहुत डरते हैं। यहाँ तक कि मेरी सास भी अपने शौहर से बहुत ज़्यादा डरती थी। मेरे ससुर का रवैया इस घर में किसी के साथ भी ठीक नहीं था। किसी से भी नहीं सुनते थे और अपने हिसाब से ही जवाब देते थे, वही करते थे। फिलहाल दिन इसी तरह गुजरते रहे। मैं हर रात देखती थी कि घर में आधी रात को टहलने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा ससुर था, और वही रात को किसी न किसी से बातें करते थे। जबकि मैं इस बात से भी बहुत डरी हुई थी कि कभी कभी तो वो रातों को मेरी सास को भी मारते। वो मेरी सास के साथ हमेशा बुरा सलूक करते थे।
अपनी बीवी को अपने पैर की जूती समझते थे। जब मेरी शादी हुई थी तब शुरुआत के दिनों में तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन मेरे शौहर के जाने के बाद से इस घर में न जाने क्या होने लगा था। मेरी सास को रोज़ मारते, मेरी सास ज़ोर से चीखती चिल्लाती थी, मगर मेरे ससुर नहीं रुकते थे। अब मैं रोज़ रातों को जाकर उन लोगों की लड़ाई झगड़े पर कान लगाती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल पाता था कि वह दोनों मियाँ बीवी आखिर किस बात पर झगड़ा करते हैं और ऐसी कौन सी गलती है जिस पर मेरे ससुर उनको पीटते हैं। कुछ ही दिनों बाद मेरे शौहर 2-3 दिन के लिए घर पर मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आ गए। मैं अपने शौहर के आने पर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, लेकिन हैरान इस बात पर थी कि जिस दिन से मेरे शौहर घर पर आए थे, अब मेरे ससुर ने मेरे सास पर हाथ उठाना बंद कर दिया था। यह बात तो मैं पहले भी नोट कर चुकी थी। जब मेरे शौहर घर में होते तो मेरे ससुर मेरे सास पर हाथ नहीं उठाते थे और घर के सारे लोग भी एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। मुझे मेरे शौहर के सामने घर का माहौल पूरा बदला हुआ नजर आता था। एक दिन मेरे शौहर ने मुझसे कहा, तुम अच्छी तरह से रेडी हो जाओ, हम लोग कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मैं अपने शौहर के साथ तैयार होकर बाहर चली गई। मेरे शौहर मुझे एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले गए। वहाँ पर हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया था। मेरी तरफ देखकर कहने लगे, क्या हुआ, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है क्या? तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया। मैंने सोचा अपने शौहर से इस वक्त ये बात करना सही है भी या नहीं, क्योंकि मैं अपनी सास की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी और घर के माहौल से भी। फिर मैंने अपने शौहर को सब कुछ बताने की कोशिश की, क्योंकि हम दोनों शादी के बाद पहली बार एक साथ वक्त गुजारने के लिए घर से बाहर निकले थे। मैं ऐसी बातें करके अपने शौहर को परेशान करना नहीं चाहती थी। फिर ये भी सोच रही थी कि यार मैं इस घर की बहू हूँ। मैंने हिम्मत करके अपने शौहर से पूछ लिया कि आपके पापा हर रात को अपनी बीवी पर हाथ क्यों उठाते हैं। यह बात सुनने के बाद मेरे शौहर ने बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, तुम पागल हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पापा तो माँ से बहुत प्यार करते हैं। मैं आगे कुछ कहने ही वाली थी, इतनी ही देर में मेरे शौहर के पास किसी की कॉल आ गई और वो कॉल करने के लिए मेरे पास से उठकर चले गए। मैं अपने शौहर के अंदर समझ गई थी कि वो इस बात से अनजान है। 5 मिनट बाद मेरे शौहर वापस आ गए थे और मुझसे कहने लगे कि बताओ क्या बता रही थी। मैंने फिर उसके बाद उनसे कोई बात ना कही और कहा शायद मुझे गलतफहमी हुई थी, अब हमें घर चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। उसके बाद मैं अपने शौहर के साथ घर लौट आई थी। अगले 2 दिन के बाद फिर मेरे शौहर वापस अपने काम के सिलसिले में चले गए थे। मेरे शौहर जाते हुए मुझे शॉपिंग करने के लिए कुछ पैसे दे गए थे। उन्होंने कहा था कि तुम अपनी पसंद के कपड़े ले आना, क्योंकि जिस दिन हम लोग घर से बाहर निकले थे उस दिन इतना टाइम नहीं मिल सका कि हम साथ में शॉपिंग भी कर लें। वैसे तो कोई मेरे साथ जाता नहीं था, क्योंकि काफ़ी भी जेठानी मेरे साथ ढंग से बात नहीं करती थी। मैंने अपनी सास से इसलिए नहीं पूछा था कि कहीं मेरे ससुर उन्हें जाने से इनकार ना कर दें। मेरे घर की सारी नौकरानियों के साथ अच्छी जान पहचान हो गई थी। एक नौकरानी थी आलिया। मैंने उससे कहा कि क्या तुम मेरे साथ मार्केट चलोगी, तो वो मेरे साथ चलने के लिए फ़ौरन तैयार हो गई। इस घर में मुझे किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कोई कुछ भी करे इस घर में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता था। इसलिए मैं नौकरानी को अपने साथ लेकर मार्केट में पहुंच गई। शॉपिंग करके आ गई थी। जब मैं मार्केट से घर आई तो मेरी सास के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं धीरे धीरे कदमों से अपनी सास के कमरे के दरवाजे तक जा पहुंची। मुझे उनके कमरे से आवाज़ें आ रही थी, बस करो, अब मेरे ऊपर ज़्यादा जुल्म मत करो। इसका मतलब ये था कि आज मेरे ससुर फिर से मेरे सास पर हाथ उठा रहे थे और अब रात का वक्त नहीं था बल्कि दिन था। मैंने अपने हाथ से शॉपिंग वेबसाइट पर रख दिए और कान लगाकर अपनी सास ससुर की बातें सुनने लगी। मेरी सास ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि तुम मेरे साथ ये मत करो, मुझे माफ़ कर दो, और कब तक तुम मेरे साथ यही सब करते रहोगे। बार बार मेरी सास एक ही लफ्ज़ को दोहरा रही थी। मैंने दरवाजे से झांक कर देखा, आखिर मेरे ससुर मेरी सास के साथ ऐसा भी क्या कर रहे थे। तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे ससुर मेरी सास के बाल काट रहे थे। मैं समझी थी कि मेरे ससुर मेरे सास पर हाथ उठाते होंगे, उनको मारते होंगे, तभी मेरी सास इतना ज़्यादा चिल्लाती है। लेकिन मेरा ये ख्याल गलत साबित हुआ था, क्योंकि वो उनको मार नहीं रहे थे बल्कि उनके बाल काट रहे थे, जिस पर मेरे साथ बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ ना आई थी। हर हर औरत की खूबसूरती बालों से तो होती है। मेरे ससुर के हाथ में एक मेरी सास के कटे हुए बाल और दूसरे हाथ में कैंची थी। अब मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं चिल्लाते हुई कमरे के अंदर चली गई। मैंने कमरे के अंदर जाकर अपने ससुर से कहा, पापा जी, आखिर ये आप सब क्या कर रहे हैं? मेरे ससुर ने कहा, शुक्र करो बहू, तुम्हारी सास के हिसाब से ये सज़ा बहुत कम है, वरना जो तुम्हारी सास के कारनामे हैं
इसे तो मैं घर से निकाल देना चाहिए। ये कहते हुए मेरे ससुर कमरे से बाहर निकल गए थे। मैंने अपनी सास को जाकर जल्दी से गले लगा लिया क्योंकि वो बेचारी बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि ये सब कुछ क्या हुआ और पापा जी ने आपके बाल क्यों काटे हैं। मेरी सास कहने लगी, ऐसा तो वो हर रोज़ करते हैं। पहले तो वो मुझे मारते हैं और उसके बाद मेरे बाल काटते हैं। मैंने कहा, पर मुझे लगता है कि वो खाली आपके बाल काटते हैं, आपको मारते नहीं। मेरी सास कहने लगी, ये आदमी बहुत ज़ालिम है, कभी कुछ भी कर सकता है। मेरी सास कहने लगी, बहू मैंने कुछ नहीं किया। तुम अभी इस घर के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए तुम ये बात नहीं समझ सकती। मैं बेकसूर हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने उनसे पूछा, आखिर कोई बात तो होगी जो ये आपके साथ ऐसा करते हैं। मेरी सास ने कहा, बहू इस घर में सबको अपनी फ़िक्र है, इसलिए कोई किसी के मामले में नहीं बोलता, क्योंकि इस घर के सारे लोग मेरे छोटे बेटे की कमाई खाते हैं। तुम इस घर के लोगों से बचकर रहना और खासकर अपने ससुर से। वो बहुत ख़तरनाक आदमी है, कभी भी कोई भी बात अपने शोर से मत कहना, वरना वो मुझे जान से मार देंगे। मेरी सास ने मुझे ज़बरदस्ती कमरे से बाहर भेज दिया और कहने लगी कि आइंदा कभी भी हम दोनों के झगड़े के बीच मत आना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा और तुम्हें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं। तुम अपने कमरे में चली जाओ। मैं खामोशी से उनके कमरे से बाहर आ गई। मेरे ससुर मेरी सास के साथ अच्छा नहीं कर रहे थे। मेरे साथ एक अच्छी औरत थी और मैं इस तरह से उन पर जुल्म होते हुए नहीं देख सकती थी। मैं अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तभी मुझे सीढ़ियों पर मेरे ससुर मिल गए। मेरे ससुर मुझे आवाज़ लगाकर रोक लिया और कहने लगे कि एक बार मेरी बात सुन लो, मुझे पता है तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा। मैं अपने ससुर की बात को समझ ना पाई थी। वो मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे पता है तुम बहुत समझदार लड़की हो, बिल्कुल मेरे बेटे की तरह। मेरा बेटा बहुत समझदार है। मैं अपने ससुर से कहा, लेकिन आप माँ जी के साथ बहुत गलत कर रहे हो। मेरे ससुर कहने लगे, रुको मैं अभी तुम्हें सारी कहानी समझाता हूँ, ताकि तुम्हारी इसको यकीन आ जाए, ये पता भी चल जाए कि इस घर में क्या हो रहा है। ये कहकर मेरे ससुर ने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और इसमें कुछ करने लगे। फिर उन्होंने मोबाइल के अंदर कुछ तस्वीरें निकालकर मोबाइल मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये देख लो। मुझे उम्मीद है आज के बाद तुम कभी मुझे गलत नहीं समझोगी। मेरे ससुर कहने लगे, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, लेकिन जब कोई मर्द अपनी बीवी से बेवफाई देखेगा तो फिर वो अपनी बीवी पर किसी न किसी तरह से तो रोक लगाएगा। फ़ोटो देखने के बाद तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था।